नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सबसे पहले खाने के तेलों के साथ कर लेते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर कीमतों में गिरावट के साथ 2026 की शुरुआत हुई है। पाम की अगर बात की जाए तो 3 हफ्ते के लोज पर है, सोयाबीन 2 महीने के लोज पर है और सरसों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है। 13% तक की गिरावट पिछले एक साल में यहां पर दर्ज भी हुई है। हमारे साथ अब मौजूद हैं सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले कैसे देखेंगे आप 2025 में खाने के तेलों को, और जिस तरह से 2026 की शुरुआत हुई है, क्या कुछ क्यूज के साथ आप काम कर रहे हैं? मनीषा जी, 2026 की मिक्स शुरुआत हुई है एंड हम देख रहे हैं कि थोड़ा सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल जो है ना वो 4,000 ringgit के आसपास वापस आ गया है सीपीओ। और ये एक रेंज में है। मतलब अभी आज सीपीओ सीएनएफ इंडिया का आप रेट देखें आज तो जनवरी शिपमेंट का लेवल जो है 1,090-92 का है, जो ऊपर में $1,110 तक गया था और नीचे में $1,080 हुआ था। तो अभी 1,090-92 का ये बड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस है जनवरी शिपमेंट के लिए, और फरवरी और मार्च $5 ऊपर है। उसी तरह से हम देखें सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल सीएनएफ जनवरी शिपमेंट का लेवल अभी एक 1,168 है, फरवरी का लेवल 1,151 है और मार्च का लेवल जो है 1,122 है। और तो ये सोयाबीन ऑयल में तो देख रहे हैं हम कि जो जनवरी के रेट है उससे फरवरी मार्च अप्रैल में नीचे है, बिकॉज साउथ अमेरिका का सीजन शुरू होता है फरवरी मार्च से, तो जी। वो नीचे है। और पाम का क्या है, पाम का अभी ऑफ सीजन है, तो पाम के जो जनवरी के रेट है उससे फरवरी और मार्च $5 ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट एक स्टेडी रेंज में बना हुआ है, $30 के घेरे में है, प्लस माइनस उसी तरह से हम देख रहे हैं पिछले 30 दिनों में वो चला है। एंड और लेकिन बात जहां तक इंडिया की है, इंडिया में अपने सरसों का भी अभी कोई खास रेट चल नहीं रहा है, 141-42 रुपया किलो के हिसाब से चल रही है। सरसों का भी क्रॉप सामने है, बड़ी क्रॉप है, अराइवल भी जल्दी होने वाली है, वो माइंड में है। लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ सोयाडीगम की अराइवल अभी जनवरी फरवरी में इंपोर्ट की घटने वाली है, तो उस कारण मार्केट में जो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी इंपोर्ट प्राइस से और लोकल प्राइसेस में थी $40-45 की, वो अभी कम हो गई है और वो ओके। डिस्पैरिटी समझ के चलिए अभी सिर्फ $15-20 रह गई है। तो ये अच्छा साइन है। नहीं तो इम्पोर्टर्स को एक तरफ डिस्पैरिटी की मार झेलनी पड़ती है, दूसरी तरफ रुपी डॉलर की झेलनी पड़ती है। अब रुपी दिखे, रुपी स्ट्रेंथन होके 89 हुआ था, वो वापस 90 और 25 पैसा अभी हो गया है। जी। तो ये एक बड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है रुपी डॉलर का खेला जो है, और इम्पोर्ट बिजनेस ये बहुत मायने रखता है। बट फिर भी ओवरऑल वेज ऑयल का हम कहना चाहेंगे कि वेज ऑयल का ओवरऑल सप्लाई सिस्टम अच्छा है, जितनी जरूरत ओके। है उतना हो रहा है। एंड पाम का इंपोर्ट दिसंबर में कम हुआ है, सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ा हुआ है, सनफ्लावर का इंपोर्ट बढ़ा है दिसंबर में। तो वो हमें लगता है जनवरी में सोयाबीन सनफ्लावर का इंपोर्ट कम हो जाएगा और पाम का थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पॉइंट इस टेकन। तरीके से चल रहा है। संदीप जी, अगर हम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ग्लोबल सोयाबीन मार्केट टाइट रह सकती है 2025-26 में, ऐसा काफी हद तक ग्लोबल बैंक्स का कहना है। कैसे देखेंगे आप ओवरऑल ईयर एंड ग्लोबल ईयर उस लिहाज से? नहीं, बात ठीक है मनीषा जी, एक बात तो समझने की ये भी जरूरी है कि हमने बुलियंस में, मेटल्स में इतनी तेजी आई है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। और एग्रीकल्चर बेचारा एक डिस्टेंट कजिन बन के कोने में बैठा है, कोई जी। इसको पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है। वो तो सभी एग्री कमोडिटीज ऐसे डंप पड़ी हुई है, इतने लो लेवल पे पड़ी हुई है, डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये, लेकिन ये साइकिल मुझे ख्याल से ऐसे ही चलता है। तो पहले बुलियंस हो गया, फिर मेटल्स हो गया, उसके बाद एग्री का नंबर आता है, भले जी। देर नहीं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आएगा। और आपने सही कहा कि 2026 में मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि एग्री का नंबर आएगा, और हो सकता है हमें मार्च अप्रैल ऑनवर्ड से 2026 में एग्री में एक अच्छा तेजी का रूप बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और और एब्सोल्युटली, बिकॉज संदीप जी अगर आप रैबो बैंक की, आईएनजी की, एचएसबीसी की रिपोर्ट्स देखें तो सारे ग्लोबल बैंक्स का यही मानना है कि कुछ एक कमोडिटीज यहां पर तेजी दिखाएंगी और सोयाबीन डेफिनेटली उनमें से एक है। इसमें अगर हम ओवरऑल क्रॉप की बात करें तो यूएस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो टोटल सोइंग नंबर्स है। ब्राजील की क्रॉप रिकॉर्ड नंबर्स पे देखने को मिल रही है। यूएस चाइना डील एक और चीज है जिसके ऊपर बाजार नजर रखेगा। तो अगर ग्लोबल क्यूज देखें सोयाबीन के लिहाज से तो कहाँ नजर होनी चाहिए? नहीं, देखिए, नजर में तो साउथ अमेरिका में बड़ा क्रॉप है हमारे सामने, ब्राजील का जी। बहुत बड़ा क्रॉप होने वाला है। ब्राजील का 170 मिलियन अपवर्ड्स कुछ क्रॉप होगा, अर्जेंटीना का 48 मिलियन होगा। तो ये सप्लाई बना के रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम डिमांड भी सब जगह पे है। और जहां तक सवाल है कि
हमने देखा है कि बड़ा क्रॉप मतलब मंदी ऐसा नहीं होता है। बड़ा हम्म। क्रॉप में एक सिचुएशन बनती है कि जहाँ डिमांड अच्छी बन जाती है और प्राइस रिजनेबल हो जाते हैं और उसको लेके एक माहौल बन जाता है। और दूसरी बात है कि इतना ज्यादा ब्राजील को क्रश करना भी पॉसिबल नहीं है। वो ब्राजील तो 170 मिलियन की क्रॉप करेगा, उसमें से 100 मिलियन 102 मिलियन तो एक्सपोर्ट करेगा, उसमें से 50 मिलियन तो चाइना अकेला खरीदता है। तो ये बात हो रही है। सो कहने का मतलब ये है कि बड़ी क्रॉप है साउथ अमेरिका में, लेकिन फिर भी सोयाबीन का अगले साल में, और ये क्रॉप में भी देखिए थोड़ा सा ला नीना का डर बना हुआ है। मतलब वेदर फोरकास्ट ला नीना की तरफ भी रुख बना रहे हैं। तो अभी अभी भी टाइम है वहाँ की क्रॉप को हार्वेस्ट होने के लिए। तो इसके लिए कहीं वेदर का थोड़ी एडवर्स कोई सिचुएशन बनती है तो वो भी देखना पड़ेगा। और बाद में यूएस की क्रॉप कैसी बनती है वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक माहौल ऐसा है बना हुआ कि जो लोअर लोअर पॉइंट था वो मिल आ चुके हैं। इससे ज्यादा नीचे जाने का जगह बहुत कम रह गया है। अब जगह सिर्फ स्टेडी रहे या ऊपर जाने का जगह है तो विद इन सोयाबीन। एडिबल ऑयल कहाँ आपको लगता है ज्यादा तेजी देखने को मिल पाएगी? सनफ्लावर में हमने बढ़त एनीवेज आते हुए देखी है, आपको लगता है सोयाबीन में भी आएगी? पाम को लेकर क्या सेंस है? अगर एक अप्रॉक्स परसेंटेज आप यहाँ पर असाइन करना चाहें कि कच्चे तेल खाने के तेलों में इतनी इतनी तेजी देखने को मिल पाएगी तो कहाँ होगा? देखिए हमारे ख्याल से सनफ्लावर तो एक अलग आइटम बन चुकी है बिकॉज ऑफ दी नॉट ओनली द लोअर क्रॉप यूक्रेन रशिया में, बट जिन्हें क्रॉप अच्छा है सनफ्लावर का बम्पर क्रॉप है, लेकिन वो छोटा क्रॉप होता है 5.5 5.7 मिलियन का। हम्म। रशिया का क्रॉप 17 मिलियन का है जो इनिशियली 19 मिलियन सोचा गया था। यूक्रेन का क्रॉप इनिशियली 12 12.5 13 मिलियन सोचा गया था, 10 मिलियन का है। तो यहाँ जो क्रॉप में प्रॉब्लम है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मतलब एक दूसरे की जगह पे रशिया यूक्रेन वाले हर पोर्टों पे ड्रोन लगा रहे हैं, मिसाइल लगा रहे हैं। कभी कोई वेसल पे गिरता है, कभी कोई टैंक फार्म पे गिरता है। तो उस हम्म। कारण से कोई वेसल उन्होंने जाना नहीं चाहता है। वहाँ फ्रेट बढ़ गया है 30%, इंश्योरेंस बढ़ गया है बहुत सारा वहाँ। और सप्लाई पूरा डिसलोकेट हो चुका है। तो उस कारण से वो सनफ्लावर ऑयल नीचे नहीं आ पा रहा है। सनफ्लावर ऑयल का आप सरप्राइज होंगे कि $1350 पर मेट्रिक टन का सनफ्लावर का आज का भाव है जनवरी शिपमेंट का। जो सोयाबीन का रेट है 1170 का, और जो क्रूड पाम ऑयल का रेट है जनवरी शिपमेंट का 1092 का। तो जी। इतना बड़ा प्रीमियम बना के रखा है ये सब कारणों से। बट एनीवे आपका जो सवाल था कि भाई कहाँ ज्यादा पैसा बन सकता है, तो यदि आपको चांस लेना है तो एक चांस लेने का अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में, जून जुलाई ये सोयाबीन का जो प्राइस है वो ओन करने जैसा है। वो प्राइस में आपको अच्छा चांस मिल सकता है मार्केट में $50-100 बढ़ने का। एक उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात, पाम में भी आप देख रही है एक जो पीरियड आएगा, एक बार जो भी होगा उसके बाद जो पीरियड बनेगा, तो हो सकता है सेकंड हाफ में जब ये थोड़ा B50 की तरफ इंडोनेशिया बढ़ेगा तो उस समय में पाम में भी थोड़ा सा मार्केट सुधरने की जगह बन सकती है। तो ये दोनों, पहला तो मतलब पकड़ने वाली चीज जो है मार्च शिपमेंट का और अप्रैल मई जून का सोया, वो अच्छा लग रहा है। और बाद में थोड़ा बहुत आप पाम भी हम कर सकते हैं आगे का के पोजीशन में ऑलराइट। लेना। तो 2026 एक और ऐसा साल रहेगा जब खाने के तेलों में यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। सन ऑलरेडी ऊपर है, पाम और सोयाबीन में भी यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशंस। एज ऑलवेज संदीप बजोरिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और भारतीय बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय क्यूज सारे की सारे हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर समझाने के लिए। वेल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती एंड एक्सेस सिक्योरिटी से दिव्या गगलानी है। आप दोनों का शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वंदना, शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत ही लैकलस्टर सा एक रिएक्शन देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज वेनेजुएला इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। कैसे देखेंगे आप प्राइसेस? मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए क्रूड ऑयल पे, क्योंकि ओपेक ने तो बोला है कि यहाँ तो इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन वेनेजुएला चैप्टर के बाद मुझे लग रहा है कि प्रेशर आता हुआ दिख सकता है प्राइसेस पे। बहुत ज्यादा इनिशियल हम लोगों ने एक रिएक्शन आता हुआ नहीं देखा था, एक अपसाइड था, फिर यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है $55 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ पे क्रूड ऑयल धीरे धीरे की यहाँ पे आ सकता है। तो $55 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने मजदार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5000 तक का एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती भी है मार्केट तो $61 एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको तोड़ना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, और हमारी बाजार में 54.50 का वो लेवल है। दिव्या, आपके लिए नेचुरल गैस लेके आएंगे और दिसंबर में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2026 की शुरुआत यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए बहुत ही वीक हुई है, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट के साथ। और नेचुरल गैस की अगर ओवरऑल बात करें तो वेदर फोरकास्ट है उसका तो चेंज हुआ है। जनवरी में जो फोरकास्ट है टुवर्ड्स वार्म के तरफ है, तो उसकी वजह से जो उसकी हिटी डिमांड है वो ज्यादा खास नहीं होगी। दूसरी वजह हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो जब तक प्राइसेस 350 के ऊपर सस्टेन नहीं करते एमसीएक्स के अंदर, तो मुझे कुछ ज्यादा बड़ी तेजी दिख नहीं रही है।
कोई भी अगर रैली आती है तो उसमें सेल ऑन प्राइस का व्यू रख के चल सकते हैं। सोने चांदी में क्या पिक करना चाहेंगी वंदना? मुझे लग रहा है कि चांदी में $77 जाने के काफ़ी चांसेस है यहाँ पे, न्यूज़ भी पॉजिटिव है और इसे नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में रखा है यूएस ने, तो मुझे लग रहा है कि एक से एक ट्रिगर्स यहाँ पे चांदी को मिलते जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है स्ट्रैटेजिक मेटल की तरफ। तो 77 से $78 मुझे लग रहा है कि आज से कल आता हुआ हम देख सकते हैं। हमारा बाजार इसको रिफ्लेक्ट करेगा समवेयर नियर 2,48,000 49,000। तो अपसाइड मुझे लग रहा है कि चांदी में कंटिन्यू है, जबकि जो डाउनसाइड है वो 73 से $72 तक हो सकता है और हमारे मार्केट में 238 से नीचे मुझे लग नहीं रहा, 2,38,000 से नीचे की चांदी अभी फिलहाल जानी चाहिए। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन सोने चांदी में जारी है। और दिव्या, एक और कमोडिटी जिसमें बाइंग रिकमेंडेशन जारी रह सकती हैं वो है कॉपर, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3% की तेजी के साथ कारोबार। कॉपर की ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल उसके काफी स्ट्रांग है। एक तरफ से सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो हुआ है तो प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं और साथ में एक्सपेक्टेशन है कि फेड का रेट कट भी आएगा। और हम इन्वेंट्रीज की बात करें कॉपर की तो भी वो कटती जा रही है। तो ओवरऑल मुझे जो ध्यान है कॉपर में तेजी का ही बैठ रहा है। जब तक प्राइसेस 1250 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय डिप्स का व्यू रखना चाहिए। 1280 का अच्छा लेवल अगर वहां पे आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1330। ऑलराइट, तो कुछ बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कॉपर ऑफ कोर्स पिछले साल भी ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आया है और उन्हीं रिकॉर्ड हाइज के आसपास फिलहाल आज भी कारोबार यहाँ पर। बहुत शुक्रिया वंदना, दिव्या, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए एंड वो सारे के सारे मोस्टली बाय कॉल्स हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे कमोडिटी की पाठशाला। की पाठशाला में मक्के पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वसीदा ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ सुमित गुप्ता। सुमित, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और 2026 की माफ कीजिए शुरुआत हो चुकी है और मक्के की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपसे भारतीय बाजारों में किस तरह के ट्रेंड्स हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे। एक हाई से अच्छी खासी गिरावट पिछले एक साल में हमने आते हुए देखी मक्के में। अब जहां तक बुआई है, जिस तरह के प्राइस ट्रेंड्स हैं, क्या सेंस है आपकी? नमस्कार मनीषा जी। जब हम मक्का की बात करते हैं, एक्चुअली मेज इज सच ए इंटरेस्टिंग कमोडिटी, क्योंकि किसी भी देश की जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो मेज डायरेक्टली रिलेटेड होता है उस इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ, क्योंकि मेज फूड, फीड और फ्यूल तीनों सेगमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और अगर हम इंडिया में देखें तो मक्का का एरिया और प्रोडक्शन सन 2004 से बढ़ते हुए ही आ रहा है। 2004-05 में मक्का की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर केवल 12-13 मिलियन टन होती थी, जो आज बढ़ के अंदाजा 45 मिलियन टन के आसपास पहुंच गई है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो ग्लोबली मेज सबसे ज्यादा उगने वाली कमोडिटी है, जिसका प्रोडक्शन अराउंड 1200 मिलियन टन के आसपास है वर्ल्ड वाइड। तो अगर ग्लोबल लैंडस्केप में देखेंगे तो इंडिया का साइज अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया का ओवरऑल साइज एंड स्कोप ग्रोथ के तरफ से देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन इंडिया। एब्सोल्युटली। ट्रेड डायनेमिक्स कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी प्रोडक्शन है और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी सुमित जो कहती हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम इंटरनेशनल मार्केट्स में फिलहाल यहाँ पर बनने की कगार पे हैं 25-26 के सीजन के लिहाज से। बिल्कुल, अगर हम यूएस में देखें तो उनकी ट्रेंड यील्ड लगातार बढ़ते हुए जा रही है और ब्राजील के अंदर एरिया और प्रोडक्शन दोनों बढ़े हैं, यील्ड दोनों बढ़े हैं, जिसके कारण नेट प्रोडक्शन ओवरऑल यूएस, साउथ अमेरिका दोनों तरफ बढ़ा है। कुछ प्रोडक्शन के अंदर लास्ट ईयर कमी आई थी ब्लैक सी और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम सम टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो वो साल दर साल बढ़ते हुए आ रहा है और लास्ट ईयर ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन था। और आपका जो सवाल था कि इसको ट्रेड के एंगल से कैसे देखा जाए, एक पार्ट है मेज का प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है मेज की ट्रेडिंग। मेज ना केवल फिजिकल में बट ऑल्सो एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड दुनिया की सबसे लिक्विड कमोडिटी है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी ग्रेन्स ट्रेड करना होता है तो वो पहले मेज ट्रेड करते हैं और मेज के साथ देखते हैं कि उसको दूसरी कमोडिटी को कैसे उसके साथ स्प्रेड ट्रेड किया जा सकता है। इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हम नॉन जीएमओ मेज उगाते हैं और इंपोर्ट केवल नॉन जीएमओ मेज का अलाउड है इंडिया के अंदर, और दैट टू फ्रॉम एलडीसी कंट्री, दैट इज म्यांमार। तो इंडिया काफी हद तक एक लोकल मार्केट है और लोकल मार्केट होने के कारण हम केवल एक्सपोर्ट की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मंदी वाले सालों के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट में भी मंदी है तो सरकार को एमएसपी के ऊपर बाइंग करनी पड़ती है टू स्टेबलाइज मार्केट। अदरवाइज अगर हम लास्ट
6 साल का ट्रेंड देखें तो उसमें से 6 में से 5 साल मक्का एमएसपी के ऊपर ही ट्रेड हुआ है। तो इसलिए किसान का रुझान मक्का की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ओवरऑल एकरेजेस मक्का की देखिए तो पिछले साल से इस साल के अंदर लगभग 10% का इंक्रीज आया है। लास्ट ईयर 85 लाख हेक्टेयर के आसपास की एकरेज थी, जो बढ़ के इस साल 94 लाख हेक्टेयर के आसपास हो गई है। तो इससे पता लगता है कि मेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी उभर रही है, ना कि इंटरनेशनली बट भारत में भी। जहां तक जैसे आपने कहा ट्रेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर और एक स्ट्रैटेजिक निवेश यहाँ पर बनाया जा सकता है। सुमित, क्या राय देंगे? जैसे आपने कहा रिकॉर्ड कमोडिटी है, इंडिया थोड़ा आइसोलेटेड है, हार्वेस्ट का समय है, बेहतर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर किसी को यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट्स में हेज करना हो, इन्वेस्ट करना हो, क्या स्ट्रैटेजी हो? अभी अगर हम देखें इंडिया के 3 मेजर सेगमेंट, दैट इज एथनॉल, फीड और स्टार्च, तीनों मक्का के ऊपर निर्भर है। एथनॉल के अंदर हमारी मक्का की डिमांड लगभग 13 मिलियन टन के आसपास है, फीड में 20 मिलियन टन के आसपास है और स्टार्च में 6 मिलियन टन के आसपास है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड आउट ऑफ 45 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन लगभग 40 मिलियन टन के आसपास की इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। किस लिए? क्योंकि आज अगर हम इंडस्ट्री के अंदर हमको प्रोसेसिंग की बढ़ानी है तो हमको सप्लाई सिक्योरिटी चाहिए, प्राइस सिक्योरिटी चाहिए। आज बिना सप्लाई सिक्योरिटी और प्राइस सिक्योरिटी के अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो आप यू आर टॉसिंग द कॉइन, आप अपने रिस्क को समझ नहीं रहे हैं। जो एनसीडीएक्स फ्यूचर आए हैं, जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं, वो एक्चुअली मक्का के प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने का एक बहुत अच्छा टूल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रे डेलियो का नाम सभी लोगों ने सुना है। वो वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड इन्वेस्टर हैं, ऑपरेट करते हैं। उनसे मैकडॉनल्ड्स ने 1984 के अंदर बोला कि हमको आप हमारा बर्गर का प्राइस हेज करके दीजिए। तो उन्होंने उसको हेज करने के लिए वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन और मेज को हेज किया और व्हीट प्राइसेस को हेज किया इन द प्रोपोर्शन, सो दैट मैकडॉनल्ड्स कैन गिव स्टेडी प्राइस टू देयर कंज्यूमर ईयर ऑन ईयर। इसी तरह इंडियन डिस्टिलरीज जिनका प्राइस एथनॉल का फिक्स हो जाता है गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करने के बाद, उनको प्राइस रिस्क से अगर बचना है तो उनके लिए सबसे अच्छा टूल इंडियन डोमेस्टिक एक्सचेंजेस हैं। उसके उपरांत अगर मेज के अंदर, फीड के अंदर 20 मिलियन टन की अगर कंजम्पशन है, उनको अगर वो बिना किसी हेजिंग मैकेनिज्म के आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत डेंजरस तरीका है। क्योंकि अब इसको देखते हैं ऐसा क्यों है। मैं क्योंकि एथनॉल आज हमारा 6 से 7% के आसपास दर से बढ़ रहा है, पोल्ट्री 6 से 8% के बीच में और स्टार्च 4 से 6%। तो ओवरऑल 40 मिलियन टन की डिमांड 2.4 से 2.5 मिलियन टन पर ईयर इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर। एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन हमको साल दर साल बढ़ानी है, केवल हमारी इंक्रीज कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो प्राइस के अंदर वाइल्ड रैली आ सकती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सप्लाई पाना मुश्किल हो सकता है, जैसा हमने 2023 और 24 में देखा। और इसको अगर हमें मिटिगेट करना है तो हमको सबसे पहले रिस्क समझ के, रिस्क मिटिगेट करने के फ्यूचर्स के टूल्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आज हमारे मेज के फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल हैं। तो एंड आई होप विद टाइम दे शुड बिकम लिक्विड। जैसे ही हमारे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स उसको अपने रिस्क को समझ के पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, एफपीओज, फार्मर्स ये समझ के कि हमारी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज के ऊपर लाके बेचना शुरू करेंगे, आई थिंक इट विल बिकम अ फेयरली लिक्विड प्रोडक्ट। और ये आगे आने वाले समय में वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड कमोडिटी ऑन एक्सचेंज बनने जा रही है। ऑलराइट। एंड सुमित, अगर आज की डेट में यहाँ पर किसी को ट्रेड करना हो तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप राय देंगे यहाँ पर? चाहे वो प्रोसेसर हो या फिर जैसे आपने कहा कि 45% तो हम यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्रोडक्शन हायर है? अगर हम मेज के प्राइसेस इस साल देखें, इस साल हमारा 10% के आसपास एरिया बढ़ा, तो और मोटा मोटी बारिश बहुत अच्छी थी, तो अंदाजा 8 से 10% के आसपास हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। उसके कारण अगर हम सीजन के अंदर देखें, पिछले साल से प्राइसेस लगभग 30 से 40% नीचे चल रहे हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़कर भी इन करंट प्राइसेस को देखते हैं तो दे आर लेस देन एमएसपी। आज एमपी के अंदर मंडियों का भाव 1600 से 1700 रुपए के आसपास चल रहा है, वेयर हाउस डिलीवर्ड भाव 1750 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर आप अगले 6 महीने का कैरी कॉस्ट भी जोड़ते हैं
देन प्राइस इज लेस देन 2000 रुपीज, जिसका एमएसपी कमोडिटी का 2400 रुपए है। ये हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको हेजिंग के एंगल से जाना है तो जो कंज्यूमर हैं उनको इस भाव के ऊपर मक्का को हेज करके चलना चाहिए, क्योंकि सेकेंड क्रॉप के अंदर इस भाव को देखते हुए किसान इतना मक्का प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड हेंस इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि मक्का का भाव फर्स्ट हाफ के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ेगा, और उस समय हम बोलेंगे कि 1700 का भाव था, अब 2500 रुपए का हो गया है। आज इंडस्ट्री के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू स्टॉक फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और अगर आप फिजिकल के अंदर स्टॉक नहीं करना चाहते तो आप एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर खरीद सकते हैं आगे आने वाले महीनों के। तो इट कैन गिव यू अ गुड टूल एज अ ट्रेडर। आज इन भावों के ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इन भावों के ऊपर हमको अपनी रिक्वायरमेंट का जितना मेज चाहिए उसको ओपन छोड़ के नहीं चलना चाहिए। जितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी चल रही है उसको देखते हुए और रूपी की डेप्रिसिएशन को देखते हुए हमको अपनी रिक्वायरमेंट का एक साइजेबल पोर्शन लोकल मार्केट में हेज कर कर चलना चाहिए टू स्टॉक एंड सेल। या ऑलराइट सुमित, एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, और जैसे आपने कहा कि फूड, फीड, फ्यूल, स्टार्च, सारा कुछ यहाँ पर मक्के के तौर पर उभरता हुआ नजर आता है। क्या हम वेल हेज्ड हैं एज एन इकोनॉमी इतने सारे जो इसके यूजेजेस हैं उसको लेकर? Nisha ji, it's a very good question, and this is a question where policymakers should look towards in which direction India is heading. Okay, जैसे हमने बात की कि पहले 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं केवल, लेट्स से फ्यूल, फीड एंड स्टार्च, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। आज एथेनॉल 6 से 8% की तेजी से बढ़ रहा है। ओके, पोल्ट्री 6 से 8% और स्टार्च 4 से 6%। 2.5 मिलियन टन का हमारा वार्षिक डिमांड इंक्रीज विद टाइम आने वाला है। उस 2.5 मिलियन टन को हमको साल दर साल बढ़ाने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख हेक्टेयर जमीन मक्का की एकरेज के अंदर लानी पड़ेगी। और मक्का डायरेक्टली कंपीट करता है कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड के साथ। आपने पिछले सेक्शन में देखा ऑयल सीड के भाव भी ऊपर लग रहे हैं, तेलों के भाव भी स्टेबल टू फर्म लग रहे हैं। तो क्या एकरेजेस ऑयल सीड से आएगी? आंसर नहीं है। क्या दालों से आ सकती है? क्या सरकार चाहेगी दालों से मक्का की तरफ एकरेज आई? वो भी नहीं चाहेगी। तो ओवरऑल जो हमारा एकरेज सिचुएशन है पूरे कंट्री का वो काफी टाइट हो गया है। अब ये देखना कि कौन सी क्रॉप एकरेज लूज करेगी और कौन सी क्रॉप एकरेज गेन करेगी, ये एक बहुत डायनेमिक टॉपिक है। और जिस हिसाब से हमारी मक्का की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, या तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होंगे, या और दूसरा तरीका ये है कि हमको अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा कि हम अपने मेज की यील्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू बेटर हाइब्रिड्स कैसे बढ़ाएं। और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हम थर्ड कंट्रीज के साथ ऑलरेडी सप्लाई टाई अप्स करके रखें। बिकॉज अगर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी देखते हैं तो वो फार्मर हैं। जैसे हमारे किसान मक्का के किसान है, वैसे ही पोल्ट्री फार्मर है। मक्का के भाव ऊपर जाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। एंड दैट इज वेयर समथिंग विच एनसीडीएक्स और एनी कमोडिटी प्लेटफॉर्म इज डूइंग टुडे बाय ब्रिंगिंग मेज फ्यूचर, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो इस कमोडिटी में अगर एकरेजेस नहीं बढ़ी तो उसके कारण जो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, उसको हेज करने के लिए हमारे यूजर्स, कंज्यूमर्स, उनको आज से ही तैयार रहना चाहिए। 1 साल की मंदी को उन्हें ट्रेंड नहीं मानना चाहिए। 1 साल की मंदी को उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि ऐसा चलता रहेगा, बिकॉज आगे आने वाला समय बहुत डायनेमिक है। मेज इज ऑलवेज द क्वीन ऑफ कमोडिटीज एंड इट इज गोइंग टू स्टे एज अ क्वीन ऑफ कमोडिटीज। All right, queen of commodities and king of commodities, well, yeah, absolutely। और जहाँ तक मक्का की बात है, पिछला पूरा साल काफ़ी असमंजस में बीता कि किस तरह के प्राइसेस रहने चाहिए। कई एसोसिएशंस की तरफ से, कई सेक्टर्स की तरफ से इंपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से इसका एथेनॉल में यूज़ है उसके ऊपर तो नज़र बाजार की रही ही। ये ऑफ कोर्स एमएसपी के प्राइसेस हैं मक्के के, जहाँ पर हमने लगातार बढ़त आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली, जैसे सुमित ने हमसे कहा कि भावों में यहाँ पर ऑफ कोर्स हल्की सी मंदी है, लेकिन ये शॉर्ट जाने वाले लेवल्स नहीं है, आगे जाके डिमांड आएगी। और इंटरेस्टिंगली ऑफ कोर्स उतना ही इलाका है तो किस कमोडिटी को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, कहाँ पर एकरेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, और क्या मक्का वहाँ पर इसमें कम्पीट कर पाएगा या
नहीं, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने वाला होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर डेरिवेटिव्स है, हेजिंग मैकेनिज्म है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर कारोबारी, किसान और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और बहुत इत्मीनान से पूरे का पूरा मक्के का डायनेमिक्स भी समझाने के लिए। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला।